सभी को नमस्कार साथियों, मैं मनोज शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का एक छोटी किंतु बेहद इंपॉर्टेंट कक्षा में। साथियों, हम शब्द विचार पढ़ रहे थे और पिछली कक्षा में आपने उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेदों को भली भांति पढ़ लिया है। मैं समझता हूं कि अच्छे से आपने उन्हें समझ लिया है। आज इस अगली कक्षा में हम शब्दों के वर्गीकरण का दूसरा आधार लेकर चलेंगे और वह आधार है व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। साथियों, हिंदी में व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भेद किए गए हैं। एक है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। साथियों, यकीन मानिए ये जो स्क्रीन आपके सामने नजर आ रही है, आपको केवल इस एक स्क्रीन के माध्यम से आज आपको रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों के बारे में वो रामबाण ज्ञान आप प्राप्त करने वाले हैं जिसके माध्यम से भारत के प्रत्येक ऐसे कंपटीशन में जिसमें हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, आप एक प्रश्न यहां से अवश्य पाते हैं और उस एक प्रश्न के 2 नंबर ये समझिए कि इस स्क्रीन को पढ़ने के बाद आपकी झोली में आ चुके होंगे। तो देखिए, हम इसे शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले आपको यह जानना है कि व्युत्पत्ति होती क्या है। तो व्युत्पत्ति का अर्थ है बनना या निर्माण करना, यानी कोई शब्द किन शब्दों या शब्दांशों के योग से बना है या उस शब्द का निर्माण कैसे हुआ है, यही व्युत्पत्ति का शाब्दिक अर्थ है। इसलिए इस वर्गीकरण को हम कहते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, रचना, संरचना या गठन के आधार पर। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, 3 भेद हमने किए और उनमें पहला भेद है रूढ़ शब्द। साथियों, रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? तो देखो, आप यहां पर इन शब्दों को पढ़ें ध्यान से। रूढ़ शब्द कहां से निकला? तो रूढ़ शब्द अगर आपने नहीं भी सुना है तो आपने एक शब्द ये जरूर सुना होगा, रूढ़ी। यानी रूढ़ी किसे कहते हैं? तो हमारे जो रिवाज हैं, परंपरागत रूप से जो हमारे रिवाज हैं, उनको हम रूढ़ी कहते हैं। अर्थात उन रिवाजों का हम पालन बिना कुछ सोच विचार के लगातार करते चले जाते हैं और वे कहलाते हैं रूढ़ियां। तो हमारी भाषा में भी ऐसे बहुत से शब्द हैं जो किसी एक विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं। साथियों, गौर करना, हमारी भाषा में ऐसे बहुत से शब्द हैं जो किसी एक निश्चित विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं और उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। यही रूढ़ शब्द है। यानी रूढ़ शब्द में आपको 2 बातें याद रखनी हैं। ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं हो सकते, अर्थात अगर उनको आप संधि विच्छेद या समास विग्रह करने का प्रयास करेंगे तो संभव नहीं है, क्योंकि वह जो शब्द होता है एक इकाई के रूप में है, उसके सार्थक खंड नहीं होंगे। ये सबसे बड़ी विशेष बात है किसकी? रूढ़ शब्दों की। और दूसरी जो इसमें विशेष बात है, इनका नाम रूढ़ क्यों पड़ा? रूढ़ इसलिए पड़ा क्योंकि ये किसी एक विशेष अर्थ के लिए परंपरागत रूप से प्रचलित हो गए, रूढ़ हो गए, तो इसलिए इन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। देखिए, रूढ़ी या परंपरा से किसी एक विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। परीक्षा में प्रश्न इसी तरह से पूछते हैं कि निम्न में से असंगत कथन छांटिए, और वहां पर रूढ़ शब्द की जो विशेषताएं बताते हैं उस विशेषता को थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं। तो रूढ़ शब्द के सार्थक खंड नहीं हो सकते। आप देखेंगे, जैसे देखिए, जल एक शब्द है। अगर हम इस जल शब्द को खंडित करने का प्रयास करेंगे तो आप एक जय बना सकते हैं, एक लय बना सकते हैं, लेकिन अकेले जय और अकेले लय का यहाँ कोई अर्थ नहीं है। इसलिए वो खंड जो आपने किया वो निरर्थक हो गया, सार्थक नहीं हुआ। और जब जय और लय दोनों साथ मिलते हैं तो पानी का एक विशेष अर्थ ये हमें प्रयुक्त करते हैं, हमें प्रदान करते हैं। इसलिए यह शब्द पानी के अर्थ में रूढ़ है और इसके खंड नहीं हो सकते, इसे हम रूढ़ शब्द कहेंगे। ऐसे ही और शब्द देखिए, पानी, नीर, कमल। कमल शब्द है, तो देखिए कमल शब्द की जो बनावट है व्युत्पत्ति है। अब कुछ लोग इसमें ये सोच सकते हैं कि भाई कम और लय को तोड़ दिया जाए तो कम एक सार्थक खंड है, तो फिर लय का कोई अर्थ नहीं निकलता। मैं कहना यह चाहता हूं कि कमल शब्द कम और लय के योग से नहीं बना है, बल्कि यह शब्द अपने आप में एक इकाई है। इसमें किसी शब्द या शब्दांश का मिश्रण नहीं है, तो इसे रूढ़ शब्द कहेंगे। पुष्प विशेष
जो है उसे हम कमल कहते हैं। रात, इस शब्द में देखें रात, रात्रि, दिन, कक्षा, भीख, जन्म, हाथी, हाथ, पैर, नाक, कान, गला, सांप, आंख, शेर, ऊंट। सामान्यतः साथियों ये शब्द जब आप देखेंगे तो आपको 2 अक्षरों में मिलेंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा अक्षर जहाँ होते हैं तो वहाँ उपसर्ग या प्रत्यय का योग होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा है नहीं कि 2 से ज़्यादा में हो नहीं सकते। जैसे हमने कमल की बात की तो ऐसे हम गगन की बात करें तो ऐसा हो सकता है कि 2 से अधिक शब्द हैं, लेकिन सामान्यतः मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादातर ये शब्द क्या है कि 2 अक्षरों में आपको प्राप्त होते हैं और उनके सार्थक खंड नहीं हो सकते। हाथ, पैर, नाक, कान, गला, सांप, आँख, शेर, ऊंट, मयूर कहें, मोर कहें। अब यहाँ मयूर शब्द, इसमें 3 जो अलग अलग अक्षर हैं ये प्रयुक्त हुए हैं। कुत्ता, बिल्ली, चूहा, चीता, इस तरह के ये जो शब्द हैं हमारे, गधा आप कहें, गाय, भैंस, बकरी, तो ये सभी शब्द जो हैं ये किसी एक विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं और इनके सार्थक खंड नहीं हो सकते, इसलिए हम इन्हें कहते हैं रूढ़ शब्द। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, रूढ़ को समझ लेने के बाद यौगिक शब्द को समझना कोई मुश्किल नहीं है। यौगिक शब्द ही किससे बना? योग और इक। यह यौगिक शब्द अपने आप में भी यौगिक है। योग का अर्थ होता है मेल, और जो मेल से बने, किसके मेल से बने? तो या तो 2 रूढ़ शब्दों के मेल से, या फिर किसी रूढ़ शब्द में या तो उपसर्ग मिल गया या फिर प्रत्यय जुड़ गया, या हो सकता है कि उसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों मिल गए हों, तो उन्हीं को हम क्या कहेंगे? यानी 2 अलग अलग शब्दों या शब्दांशों के योग से जो नया शब्द बनता है उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। साथियों, यौगिक शब्दों के सार्थक खंड निश्चित रूप से होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो ऑलरेडी बने ही 2 शब्दों या शब्दांशों के मिश्रण से हैं। जब बने ही मिश्रण से हैं तो उनके खंड भी किए जा सकते हैं। रूढ़ शब्द के खंड नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वह 2 शब्दों या शब्दांशों के मिश्रण से नहीं बना है, वह अपने आप में एक इकाई है। जब वह इकाई के रूप में सामने आता तो एक विशेष अर्थ को प्रकट करता है। आगे देखिए, तो 2 या अधिक रूढ़ शब्दों या शब्दांशों, उपसर्ग या प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब इसके उदाहरण देखिए आप। विद्यालय, आप देख रहे हैं कि विद्या और आलय 2 अलग अलग शब्द हैं और उससे शब्द बना। पाठ और शाला 2 अलग अलग शब्दों के योग से बना। हवन और सामग्री इनके योग से बना। राजपूत, राजपूत जो है राजा का पुत्र। साथियों, ध्यान यही रखना है, इन शब्दों में संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय ये सभी पाए जाएंगे। यौगिक शब्दों में संधि विच्छेद हो सकता है, या उनका समास विग्रह हो सकता है, या फिर उसमें उपसर्ग या फिर कोई प्रत्यय निश्चित रूप से मिलेगा। जबकि ये जो 4 बातें हमने लिखी हैं, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये रूढ़ शब्दों में बिल्कुल नहीं हो सकती। तो इनका खंड हो सकता है, इनका खंड नहीं हो सकता। हम बात कर रहे थे पाठशाला, हवन सामग्री, राजपूत, राजमाता यानी राजा की माता, वन को गमन, यात और आयात दोनों मिलाए तो यातायात बन गया। जन्म शब्द में उत्सव जोड़ा तो जन्मोत्सव शब्द बन गया। सादर, अब सादर शब्द को देखिए, सह जोड़ आदर। यहाँ कई बार समझ में नहीं आता विद्यार्थियों के कि भाई ये तो लगता है कि रूढ़ शब्द होगा, लेकिन ये रूढ़ नहीं है। आदर शब्द है और उसमें सह उपसर्ग जुड़ा तो ये शब्द बना सादर, यानी आदर सहित का अर्थ दे रहा है। तो सादर कैसा शब्द हुआ? तो सादर यौगिक शब्द है, क्योंकि उपसर्ग और एक रूढ़ शब्द के योग से यह बना है। सामाजिक, तो समाज में इक जुड़ा तो समाज अपने आप में क्या था? रूढ़। और इक जो प्रत्यय है हमारा, तो इन दोनों के मेल से जो शब्द बना वो सामाजिक बना। मानव, मानव की बात करें तो मनु इसमें मूल शब्द है और अ प्रत्यय के योग से शब्द बना मानव, अर्थात जो मनु की संतान हैं वे क्या कहलाई? मानव कहलाई। ऐसे ही और देखिए गौरव, तो गौरव में क्या है? एक है गुरु और गुरु में अ प्रत्यय जुड़ा तो बना गौरव। ऐसे लाघव, ऐसे कौरव, ऐसे पांडव, इस तरह के शब्द इनसे बने हैं। प्रचार,
चार जो शब्द है इसमें प्र उपसर्ग के प्रयोग से प्रचार बन गया। आ जानू बाहु बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है साथियों। आ उपसर्ग है, जानू का अर्थ होता है घुटने और बाहु का अर्थ होता है भुजाएं। तो देखिए जानू और बाहु दो शब्द हैं, दोनों ही रूढ़ शब्द हैं, जानू भी रूढ़ बाहु भी रूढ़, और इसमें आ उपसर्ग और जुड़ गया और इसका अर्थ निकलता है कि जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं वह कौन, वह आ जानू बाहु कहलाता है। अर्थात हाथ इतने लंबे हैं कि घुटनों तक पहुंचते हैं, तो उसे हम कहते हैं आ जानू बाहु। तो ध्यान रखेंगे यह इंपॉर्टेंट शब्द है और परीक्षा में समास की दृष्टि से भी ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यह कैसा शब्द हुआ? तो यौगिक शब्द हुआ, क्योंकि योग से बना। सौंदर्य, तो सौंदर्य शब्द कैसा है? सुंदर शब्द में ये प्रत्यय जुड़ा है इसलिए शब्द बना सौंदर्य। भारत में ई ये प्रत्यय जुड़कर भारतीय बना। भक्ति और काल दो अलग अलग शब्द हैं। सजाना जो क्रिया है उसमें आवट प्रत्यय के योग से सजावट बना। नीला और कमल के योग से शब्द बनता है नील कमल। तो यौगिक कौन से शब्द होते हैं? वे शब्द जो शब्दों या शब्दांशों के योग से बनते हैं उन्हें हम यौगिक कहते हैं। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और तीसरे शब्द की बात करेंगे जिसे हम कहते हैं योग रूढ़। साथियों ये है योग रूढ़ क्या है? तो योग रूढ़ इन दोनों रूपों का मिश्रण है। योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जो यौगिक तो होते ही होते हैं, साथ ही साथ किसी एक विशेष अर्थ के लिए क्या हो जाते हैं? रूढ़ हो जाते हैं, प्रचलित हो जाते हैं। यानी ऐसे यौगिक शब्द जो किसी एक विशेष अर्थ के लिए प्रचलित हो गए या रूढ़ हो गए, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? योग रूढ़ कहते हैं। तो दोनों ही रूपों की विशेषता इन शब्दों में है। देखिए वे शब्द जो यौगिक होने के साथ साथ किसी एक विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, यानी प्रचलित हो जाते हैं, उन्हें हम योग रूढ़ कहते हैं। साथियों यहां पर आप एक बात जरूर ध्यान रखें, बहुव्रीहि समास जो है हमारा, बहुव्रीहि समास के सभी शब्द, बहुव्रीहि समास के सभी शब्द योग रूढ़ होंगे। इस बात को आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक अपने मस्तिष्क में बिठा लें कि जिन शब्दों में बहुव्रीहि समास है वह शब्द निश्चित रूप से योग रूढ़ शब्द होगा, या ये कहें कि योग रूढ़ शब्द केवल वही होगा जिसमें बहुव्रीहि समास है। तो ये हमें ध्यान रखना है। ये शब्द जो होते हैं यौगिक होते हैं, यानी यौगिक की विशेषताएं इसमें होती हैं, लेकिन रूढ़ शब्द की विशेषता भी होती है। रूढ़ शब्द की कौन सी विशेषता होती है? कि एक विशेष अर्थ में प्रचलित होना। तो इन शब्दों को देखिए, गजानन आप भली भांति जानते हैं, गज का आनन यानी गणेश जी को हम गजानन कहते हैं। पीताम्बर, तो पीले वस्त्र पहनने वाला हर कोई पीताम्बर होना चाहिए, लेकिन पीताम्बर विशेष रूप से भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण के लिए हम प्रयुक्त करते हैं। तो उस विशेष अर्थ के कारण ये शब्द यौगिक होने के साथ साथ क्या हो गया? योग रूढ़ हो गया। तो इसे हम योग रूढ़ मानेंगे। महादेव, हर देवता ही महान है, लेकिन फिर भी महादेव शब्द हम विशेष रूप से भगवान शिव के लिए प्रयुक्त करते हैं, इसलिए ये एक विशेष अर्थ में रूढ़ होने के कारण महादेव शब्द कैसा है? योग रूढ़ हो गया। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, भगवान शिव की बात करते हैं। राकेश, रात्रि का अधिपति, रात्रि का ईश्वर, तो चांद को कहते हैं राकेश। दिनेश, सूर्य को कहते हैं जो दिन का ईश है। चक्रपाणी, जिनके हाथ में चक्र है यानी भगवान विष्णु। जलद, तो देखिए जलद हम बादल को कहते हैं। ऐसे ही एक शब्द है जलज, जलज हम कमल को कहते हैं। साथियों ये विशेष रूप से आपको यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसके बाद मैं आपको कुछ मिटाकर ये बातें बताता हूँ। तो अब देखिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब यहाँ से हम देखते हैं, इनको मिटा देता हूँ एक बार। साथियों इन शब्दों को देखें, एक है जलज, एक है जलद, एक शब्द है जलधि। ये शब्द अपने आप में देखें, जो यहाँ मूल शब्द इन सभी शब्दों में क्या है? तो मूल शब्द इन सभी में जल है। जहाँ जय लगा, इस जय का अर्थ है उत्पन्न होना या जन्म लेना। जल में जन्म लेना, लेने वाला जो होता है उसे हम जलज कहते हैं। दय का अर्थ है देने वाला, यानी जो जल देने वाला है उसे हम जलद कहें। और धी का अर्थ है धारण करने वाला, धारण करने वाला। देखिए जय यानी जन्म लेने वाला,
देने वाला, धी धारण करने वाला। अब इनसे पहले क्या है? जल। तो जल में जन्म लेने वाला। साथियों, जल में बहुत से जलीय जंतु जन्म लेते हैं। मछली, मेंढक, पता नहीं कितने तरह के जलीय जंतु हैं जो जल में जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं। जल में कितनी ही जलीय वनस्पति भी पैदा होती है। क्या हम सभी को जलज कहते हैं? जी नहीं, नहीं कहते। फिर जलज किसको कहते हैं हम? तो जलज हम केवल किसको कहते हैं? कमल को। क्यों? क्योंकि जलज शब्द कमल के अर्थ में रूढ़ हो गया, प्रचलित हो गया। अब जैसे जलज की बात आती है हमारे माइंड में कमल आता है, इसलिए यह शब्द यौगिक था और इसके कई अर्थ निकल सकते हैं, लेकिन एक विशेष अर्थ में प्रचलित होने से यह कैसा शब्द हो गया? बहुव्रीहि समास का शब्द हो गया और यह योग रूढ़ शब्द हो गया। जलद कहेंगे तो जल देने वाला। जलद यानी हम बादल के अर्थ में इस शब्द को प्रयुक्त करते हैं। जल तो हम तालाब से भी प्राप्त करते हैं, जल हम कुएं से भी प्राप्त करते हैं, वे भी जलद हैं, जल देते हैं। समुद्र से भी प्राप्त कर सकते हो, लेकिन जलद की जब बात आती है तो सीधा हमारा जो दिमाग है वो बादल पे जाता है, क्योंकि वह इस अर्थ में प्रचलित हो गया, रूढ़ हो गया। जलधि की जब बात आती है, जल को धारण करता जो, तो जल को धारण तो एक गिलास भी कर सकता है, जल को धारण घड़ा भी करता है, जल को धारण आपके घर के टैंक और टंकियां करती हैं, लेकिन फिर भी जलधि किसको कहा जाता है? तो समुद्र को कहा जाता है, तो वह भी रूढ़ हो गया। तो ये शब्द इस तरह से, ऐसे ही जल की जगह आप नीर रख देंगे तो नीरज हो जाएगा, जल नीर नीरद हो जाएगा, नीरधि हो जाएगा, तो भी अर्थ वही रहेगा, यानी योग रूढ़ शब्द बनेगा। आगे देखिए, ये हो गया चक्र पाणी। शूल पाणी, शूल त्रिशूल को कहते हैं। त्रिशूल जिनके पाणी में है, हाथ में है। आप अगर त्रिशूल हाथ में लेकर खड़े हो गए तो उस समय आप भी त्रिशूल पाणी हैं, लेकिन क्योंकि शूल पाणी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? केवल भगवान शिव के लिए प्रयुक्त होता है, तो शूल पाणी भगवान शिव हैं, इस अर्थ में शब्द जाता है। मुरलीधर, मुरली को धारण करते हैं जो, तो भगवान कृष्ण की बात करेंगे। गंगाधर, गंगा धारण करते हैं भगवान शिव। वीणा वादिनी, जो वीणा का वादन करती हैं, बजाती हैं, हमारी मातेश्वरी माँ सरस्वती, जिसके उपासक आप सभी हैं। और इस तरह से आप यह ध्यान रखते हुए कि बहुव्रीहि समास निश्चित रूप से होता है योग रूढ़ शब्दों में, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं वो सभी कैसे शब्द हैं? तो योग रूढ़ शब्द हैं। साथियों, मैं समझता हूं कि आप हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं, तो बाकी आपको और ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब कुछ समझ चुके होंगे। जो रूढ़ शब्द हैं इनके टुकड़े नहीं हो सकते, खंड नहीं हो सकते। रूढ़ का अर्थ ही है एक विशेष अर्थ के लिए प्रचलित होना, उसी को रूढ़ कहते हैं। तो ऐसे शब्द जिनके खंड नहीं किए जा सकते और जो एक विशेष अर्थ में प्रचलित हैं, रूढ़। ऐसे शब्द जो दो अलग अलग शब्दों या शब्दांशों के मिश्रण से बने, यौगिक। ऐसे शब्द जो यौगिक तो हैं ही, यानी दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों से बने हैं, साथ ही साथ उनका अर्थ किसी एक विशेष अर्थ में प्रचलित हो गया, रूढ़ हो गया, तो वे कहलाएंगे योग रूढ़। उम्मीद करता हूं कि आप भली भांति समझ गए होंगे और आग्रह करता हूं कि यदि मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, आपके ज्ञान में वृद्धि कर रहा है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर तथा कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।